everyone, I'm Dr. Kiran Mave, a chemistry tutor. So in continuation of our online lecture series, this is the second video on chemical kinetics. So in our previous videos, we discussed about rate of reaction. Suppose there is a chemical reaction, A changes to B, A is the reactant and B is the product. So you can write down the rate of reaction in terms of both reactant and product. Rate यानी कि स्पीड, आप स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को A और B दोनों की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे? रेट इज इक्वल टू माइनस dA by dt and it is also equals to plus dB by dt. A is the reactant. Since reactant की concentration decreases with time, so हम यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं, और प्रोडक्ट की concentration इंक्रीज होती है with time, तो हम प्लस साइन लगाते हैं. Okay? So this is the rate of reaction in terms of both reactant and product. रेट यानी कि स्पीड. अब कुछ फैक्टर्स होंगे जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेंगे. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रेट की स्पीड डिसाइड होगी? उन्हीं फैक्टर्स को अब हम आज की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. सो टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन. रेट तो आपको पता है बच्चे क्या होता है? रेट यानी कि स्पीड. ठीक है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? दैट इज रेट. सो सबसे पहले है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि आपने डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए हैं. डिफरेंट रिएक्टेंट, एक सेट रिएक्शन लगाई, दूसरी सेट ऑफ रिएक्शन लगाई है विद अनदर रिएक्टेंट्स. तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा, बिकॉज हर मॉलिक्यूल के लिए जो आप देखो कोई भी रिएक्शन होगी, सपोज ए से आपको ए और बी बनाना है, ए और ए के बीच में बॉन्ड है, तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग का स्टेप होता है. पुराने बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों होता है. ओके, तो किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा. सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स require different energy for bond breaking and bond formation. For example, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO उसकी रिएक्शन कराएंगे, O2 से आपकी फॉर्म होगा NO2. देखिए सिमिलर रिएक्शन दिख रही है, NO एंड CO. ऑक्सीजन तो कॉमन है दोनों में, CO2 NO2. लेकिन ये जो रिएक्शन है आपकी, एक रिएक्शन आपकी फास्ट है और एक रिएक्शन आपकी स्लो है. जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज लिटिल बिट स्लो. बट नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये रिएक्शन आपकी फास्ट है. बिकॉज इनका मेन रीजन है, देखो आप जब आगे इसमें पढ़ेंगे आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब एनर्जी के टर्म्स आएंगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि किसी एनर्जी कितनी एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए. अभी आप जिसमें सब इतना समझ सकते हैं कि हर रिएक्शन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी डिफरेंट होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी भी डिफरेंट होती है. वही डिसाइड करती है कि कोई मॉलिक्यूल फास्ट रिएक्ट करेगा या स्लो रिएक्ट करेगा. सो सेकंड वन इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट दैट इज A changes to B. A is the reactant. जितना ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म होगा. तो जितना ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट है उतना ही उसकी स्पीड होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की. सो इनडायरेक्टली यू कैन से कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो अगर किसी कंपाउंड का आपका फॉर्मेशन करना है,
ठीक है बेटा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा जितना कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। इसे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। आपने कभी देखा है कुछ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, बट आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो वो रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। And around 10 degrees Celsius rise in temperature अगर आप अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड आपकी डबल और समटाइम्स ट्रिपल हो जाती है, 2 और 3 टाइम्स हो जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, टेम्परेचर पे डायरेक्टली इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स डबल और समटाइम्स ट्रिपल। दिस इज अराउंड 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपका रेट और 3 से थोड़ा सा कम। ओके, तो हमने अभी मेन 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर। फोर्थ वन इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, लेकिन कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन में ऐसा कोई चेंज नहीं आता, ये लास्ट में रिकवर हो जाता है। ओके, अगर आपने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दिया है तो रिएक्शन फास्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। कैटलिस्ट क्या करेगा? इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, कैटेलाइज करेगा और इटसेल्फ बाद में रिकवर हो जाता है। इसकी खुद की कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो जब भी आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा क्यों होगा? कैटलिस्ट क्या है? एक ऑल्टरनेटिव पाथवे डिसाइड कर देता है। सपोज आपको ए से बी जाना है, मान लो यहां से यहां जाना। ओके, तो आप क्या करेंगे? सपोज ये रास्ता है आपका जाने का, मान लेते हैं कि आप ए पॉइंट से चले, आपको बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने ये पाथ कवर किया, नॉर्मली रिएक्शन ये पाथ कवर कर रही है। बट अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो सपोज ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 पाथवे हैं ए एंड बी। ठीक है, ए पाथवे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, बट बी क्या है? एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिएगी और कैटेलाइज हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। सो कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथवे हैविंग लेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हिच एनहांसेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज कैटलिस्ट। फिफ्थ इज सरफेस एरिया। देखो ये तो आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। सरफेस एरिया क्या है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी। सरफेस एरिया सिंपल। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी रिएक्शन भी ज्यादा होगी, रिएक्शन ज्यादा होगी, दैट इज रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो आपके पास फाइनली डिवाइडेड पाउडर है, फाइनली डिवाइडेड रिएक्टेंट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया ओवरऑल ज्यादा होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि सर्टेन रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में ट्रिगर हो जाती है, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सो समटाइम्स लाइट भी क्या कर सकता है? रोल प्ले कर सकता है इन enhancing the rate of reaction. Okay, so suppose आपका है H2 plus Cl2 gives HCl. इस रिएक्शन को अगर आप लाइट की प्रेजेंस में, H2 रिप्रेजेंट करता है लाइट को, लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो इसका रेट ज्यादा होगा. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. बहुत अभी आपको जस्ट इनका थोड़ा सा आइडिया दिया है, अभी 1 by 1 को डिटेल में स्टडी करेंगे. कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट वाले पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज effect of concentration on rate of reaction, which leads to the rate law expression.
डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन. ओके, अभी हमने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सपोज आपके पास रिएक्शन है 2A plus B gives C. This is a chemical equation. 2A plus B gives C. A है reactant, B is also reactant and C is the product. A के कितने मोल्स हैं यहाँ 2, B का 1, C का 1. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हैं आपके? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इस इक्वेशन के लिए 2, 1, 1. ओके, तो अभी हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और एक्टिविटी. स्क्वायर ब्रैकेट से फॉर्म करते हैं, शो करते हैं. सो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कौन है? A एंड B. ओके, अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनकी कुछ पावर भी होगी साथ में, कि कुछ पावर पे डिपेंड करेगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू A की पावर x, B की पावर y. सपोज A का जो कंसंट्रेशन है उसके x एक्सपोनेंट तक ये डिपेंड कर रहा है, B का जो कंसंट्रेशन उसके y एक्सपोनेंट तक रेट डिपेंड कर रहा है. सो ओवरऑल लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A रेज़ टू द पावर x, B रेज़ टू द पावर y. अब ये जो x और y है, जो इनके एक्सपोनेंट है कंसंट्रेशन टर्म्स के, क्या है ये? x एंड y एक्सपोनेंट्स और पावर ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. सो आपने एक्सप्रेस किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant having something power x and y. So this is called rate law equation या rate law expression. Proportionality sign हटाने पे constant आया है K. This is rate constant. A is reactant having power x. B is another reactant having power y. अब ये जो x और y हैं, जो exponents है, जो power है, these may or may not be equal to, may not or may be equal to stoichiometric coefficients. ओके, जब आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज किया तो जो ये पावर है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक 2 and 1 दिखाई दे रहा है ये इसके इक्वल होगा. दिस मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. समझ में आया? दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू A एंड B की कंसंट्रेशन हैविंग सम पावर x एंड y. दीज x एंड y, दीज एक्सपोनेंशियल जो पावर है इनकी, these exponents may or may not be equal to stoichiometric coefficient or terms used in a balanced chemical equation. समझ में आया? इसे नोट डाउन करिए बेटा. So according to this, rate of reaction is equal to, लिखवा देते हैं, चलिए इसे लिखिए. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to the power x and y, which may or may not be equal to stoichiometric coefficients, which may or may not be equal to stoichiometric
coefficients used in balanced chemical equation. This is called used in balanced chemical equation. This is called rate law expression. Okay, समझ में आया? रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या किया आपने? R is equals to K, A raised to the power X, B raised to the power Y. These are exponent raised on concentration terms for reactants. K is constant. रेट ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट यूज आया है तो आप इसे लिखेंगे रेट कांस्टेंट. A and B are concentration of reactants. ये क्या है आपकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है. और x and y क्या है? एक्सपोनेंट्स है ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यहाँ 2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन. ओवरऑल दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके, सो अब देखिए ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास आया है, एक बार इसका फ्रेम लिख लेते हैं कहाँ तक है. ओके, जो हमारे पास रेट ऑफ इक्वेशन आया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है, दिस R is equals to K, A raised to the power X, B raised to the power Y. Okay, suppose concentration of reactant and product, both reactants are 1 मोलर. यूनिटी आपने ले लिया है कंसंट्रेशन. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली आपने? यूनिटी 1 मोलर. सो R इसके बराबर हो जाएगा K. ओके, दैट इज रेट कांस्टेंट को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? ये रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, या कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी. दिस इज इक्वल टू rate of reaction when concentration of all the reactants are taken as unity in rate law expression. क्लियर है? सो R is equals to K. अब K जो है हमारा रेट कांस्टेंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या है प्रॉपर्टीज? रेट कांस्टेंट है हमारा K, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. K डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं देन K की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड इट डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. ओके, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी एट सेम टेम्परेचर. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट is same for a reaction. Okay, K depends करेगा only on temperature and इसकी जो वैल्यू है वो एक रिएक्शन के लिए फिक्स रहेगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप. एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अभी हम थोड़ी देर में टॉपिक अच्छे से पढ़ने वाले हैं. सो लास्ट टाइम पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था. रेट ऑफ रिएक्शन लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था हमने, क्या होता था वो? इन टर्म्स ऑफ A, सपोज माइनस dA/dt, सपोज A चेंजेस टू B, माइनस dA/dt. दिस इज कंसंट्रेशन. तो यूनिट क्या आती थी? मोल पर लीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, बट जो रेट कांस्टेंट है K, इसकी यूनिट डिपेंड करती है
unit of rate constant depends on order of reaction. अब हमारे पास एक नई टर्म आई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए इसे. Suppose you have a chemical equation. अभी जो लिखी थी 2a plus b gives c. This is a chemical equation. इस इक्वेशन के लिए रेट का एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखेंगे, r is equals to k a raised to the power x b raised to the power y. यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो a है उसके x पावर पे डिपेंड कर रहा है और b की y पावर पे डिपेंड कर रहा है. ओके, तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर हैं, एक्सपोनेंट्स के पावर जो है ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे, इसमें क्या है, दो रिएक्टेंट है और दो टर्म्स है x प्लस y, तो सो दिस गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आपने रेट का एक्सप्रेशन लिखा, एक्सपेरिमेंटली देखा कि a की कितनी टर्म्स पे, a की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे रेट डिपेंड कर रहा है, b की कितनी पावर पे रेट डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने रेट का एक्सप्रेशन लिखा. ये जो पावर्स हैं, ये जो एक्सपोनेंट जो टर्म्स हैं, जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो एक वैल्यू आती है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इसे डिफाइन कैसे करोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, ऐड किया ना, दैट इज द सम ऑफ, किसे ऐड किया है? पावर को ऐड किया, यानी कि एक्सपोनेंट पावर को ऐड किया, एक्सपोनेंट के पावर, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और किसके पावर? कंसंट्रेशन की है, रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स किसकी है? रिएक्टेंट की. यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. अगर आप इन एक्सपोनेंट की पावर को ऐड, इन एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे या पावर को आप ऐड करेंगे, जो कंसंट्रेशन टर्म्स पे हैं, वो आपको ओवरऑल नंबर क्या देगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा. सो सपोज आपके पास रिएक्शन है 2a plus b gives c. इस इक्वेशन के लिए एक्सपेरिमेंटली दिस वाज फाउंड आउट दैट r is equals to k a raised to the power 1 b raised to the power 1. यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बेशक आपके 2 मॉलिक्यूल्स, आपको ये 2 मोल्स दिखाई दे रहे हैं, a के 1 मोल दिखाई दे रहा है b का, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड आउट दैट रेट ऑफ रिएक्शन डज डिपेंड्स ओनली ऑन 1 पावर कंसंट्रेशन ऑफ a, और b की भी केवल 1 पावर तक डिपेंड कर रहा है. तो देखो पावर कितनी आई? 1 + 1. ऑर्डर कितना आया इस रिएक्शन के लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. ठीक है, कितना ऑर्डर आया बच्चे? 2 आया. सपोज आपके पास यही रिएक्शन होती r is equals to k a1. सपोज इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है, मान लो सिर्फ a पे डिपेंड कर रही है, b पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, और a की भी केवल कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है? 1 तक. सो r is equals to k a raised to the power 1. अब देखिए a की कंसंट्रेशन टर्म है और उसकी पावर कितनी है? 1. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equals to 1. So this is first order equation. First order reaction. इसकी कितनी आई है पावर? 2. So this is second order reaction. Suppose एक्सपेरिमेंटली आपने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड ना तो A पे डिपेंड कर रही है ना B पर डिपेंड कर रही है. That is R is equals to K A raised to the power 0, डिपेंड तो नहीं कर रही, एंड B raised to the power is also 0. तो किसी की पावर 0 यानी कि 1. So R is equals to K. इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? देखो 0 0. That is 0 order reaction. So this is called order of reaction. The sum of the exponents of power raised on concentration terms used in rate law expression is called
order of reaction. Okay, so this order of reaction could be 0, 1 और 2. दैट इज ये इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है आपकी, नेगेटिव में भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इट कुड बी फ्रैक्शनल आल्सो. ओके, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नोट डाउन कर लीजिए इसे. अब आपके पास एक इक्वेशन है, सपोज 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस. प्लस 6H प्लस गिव्स Br2 plus H2O. So according to balanced chemical equation, this is 3 and 3. So इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री में आपका ब्रोमाइड आयन कितना है 5, BrO3 is 1, 6H plus gives 3Br2 plus 3H2O. So बैलेंस है 6Br यहाँ, 6Br यहाँ, हाइड्रोजन 6 यहाँ, 6 यहाँ and 3 oxygen, 3 oxygen. So this is a balanced chemical equation, but experimentally it was found out that rate of reaction for this reaction is proportional to Br minus BrO3 minus and H plus का square. So जो rate of reaction है वो आपका मिला Br minus की केवल 1 concentration term तक depend किया, but according to stoichiometry this is 5 and BrO3 minus and H plus का square. अब इसे काउंट करिए, पावर कितनी है 1, 1 and 2. तो टोटल ऑर्डर कितना हो गया 4. सो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4. सो दिस कुड बी फ्रैक्शनल 0, 1, 2, 3. जनरली 4 से ज्यादा आपका जो ऑर्डर है वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज कॉलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में. जब भी आप रिएक्शन करेंगे ए एंड बी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होगा, और केवल वही रिएक्शन सक्सेसफुल होंगी जब ये कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करे. मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है और एक मॉलिक्यूल आपका ऐसे मूव करेगा, तो कॉलिजन होगा इनके बीच में. सपोज कॉलिजन हो भी जाएगा तो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, इनइफेक्टिव कॉलिजन होगा. तो जनरली इफेक्टिव कॉलिजन 4 या 4 से ज्यादा है, अराउंड 3 के बाद मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के. तो स्टार्ट करते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Zero order reaction. The decomposition of ammonia, NH3 का decomposition on hot platinum surface, वो है zero order reaction का example. For example, NH3 gives N2 plus 3H2. Haber process याद है आपको, N2 plus 3H2 gives 2NH3, इसका opposite process है ये. So this is 2, this is 3 on hot platinum surface. एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो अमोनिया की किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पर ये डिपेंड नहीं कर रहा था. दैट इज दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन टर्म आएगी ही नहीं साथ में. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सेकेंड एग्जांपल इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI. Thermal decomposition of HI on gold surface. देखिए HI का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिलीज होगा, H2 plus I2, so this should be 2. So बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री बच्चे कितनी है 2, बट रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो HI पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था. That is, this is zero order reaction. Okay? अब आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, गोल्ड सरफेस, AU सरफेस. बिकॉज अगर नॉर्मल कंडीशन में आप डिकम्पोजिशन करेंगे देन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा. सो नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आपको एक दो एग्जाम्पल्स इन सभी ऑर्डर के रिएक्शन के याद होने चाहिए बोर्ड पर्पज से. First order reaction, decomposition of ammonium nitride. That is
NH4 NO2 gives N2 plus H2O, 2H2O. This is first order reaction. That is rate is equals to K NH4 NO2 की power 1. This is first order reaction. Next is decomposition of N2O5. Decomposition of N2O5 to NO2 and O2. So this should be N2O5 gives 2NO2 plus O2. So decomposition of N2O5 to form NO2 and O2. इस इक्वेशन में N2O5 के stoichiometric coefficient कितना है 2. But experimentally it was found out that rate of reaction does depends only on the one term concentration of N2O5. That is power कितनी आएगी 1. So this is first order reaction. Next example is decomposition of hydrogen peroxide to form water and oxygen. H2O2 gives H2O plus half O2. This is also first order kinetics. This follows first order kinetics. So R is equals to K H2O2 की concentration. So these are the example of first order equation. इसके साथ साथ जो आपका radioactive decay है, radioactive disintegration, this also follows first order kinetics. इसका स्पेशल अलग से हम केस करेंगे स्टडी. So these are first order reaction. Next one is second order reaction. अभी जब आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था तो HI का डिकम्पोजिशन पढ़ा था ऑन गोल्ड सरफेस. वो क्या था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन. बट इट्स अ डिसोसिएशन ऑफ HI. Simple dissociation of HI to give H2 plus I2. This follows second order kinetics. That is, this is the example of second order reaction. R is equals to K HI की power. Okay. और कौन से examples हैं आपके पास? Saponification of esters. Saponification of ethyl acetate. Ethyl acetate, that is बेटा एस्टर है ये CH3COO C2H5 ethyl acetate. Saponification, that is आपने इसमें सोप फॉर्मेशन करना है in presence of base. तो क्या होगा देखिए CH3 COO Na plus C2H5 ONA. This reaction follows second order kinetics. That is, rate of reaction depends on both the concentration of ester as well as base. So R is equals to K CH3 COO C2H5 and NaOH. Okay. Next example is reaction between NO and O3. Reaction between NO and O3 also follows second order kinetics. NO नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्शन कराइए, O3 ओजोन के साथ बनेगा आपके पास NO2 plus O2 3 4. Okay, so R is equals to K NO and concentration of O3. तो हमें क्या पढ़े? अभी हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके. HI अगर गोल्ड सरफेस पे होगा, याद रखना ये आपके कभी कभी गोल्ड सरफेस, तो क्या होगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और अगर आपका नॉर्मल डिकम्पोजिशन है, नॉर्मल डिसोसिएशन ऑफ HI है, देन इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. नेक्स्ट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का भी एग्जांपल कर लेते हैं.
combination of NO and O2, combination of NO and O2, NO and O2 का कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म करेगा बताइए? सिंपल NO2, तो NO plus O2 gives NO2, so this is 2, this is 2, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ। तो देखिए इस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 and 1, एंड एक्सपेरिमेंटली इट वाज आल्सो फाउंड आउट दैट NO की भी पावर कितनी होगी? 2 and O2 की पावर 1, तो 2 plus 1 3, so order of reaction is 3, that's why this is called third order reaction। अगर आपका 0 ऑर्डर आ रहा है, 0 ऐड करने पे 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 आएगा तो 1 ऑर्डर रिएक्शन। अभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनका फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होगा, ओके? सो समटाइम्स देयर आर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन आल्सो। H2 प्लस Br2 की रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, इसे नोट डाउन करिए पहले। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन एंड Br2 की रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म HBr, एंड जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी? H2 प्लस Br2 gives 2HBr, सिंपल है। बट रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली पता किया गया कि हाइड्रोजन की 1 पावर तक डिपेंड करता है, एंड ब्रोमीन की जो कंसेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर आएगी वो आएगी हाफ, 1/2। सो ऑर्डर कितना हुआ? ऐड करो बच्चे ने, 1 plus 1/2 that is 3/2, that is 1.5। so this is the example of fractional order reaction, okay? 1.5 fractional order reaction। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है CO plus Cl2, CO plus Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? COCl2। इस इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? CO की जो कंसेंट्रेशन टर्म होगी 2 ट्वाइस, क्लोरीन का डिपेंड करता है हाफ पर, ओके? सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका? 2 plus हाफ दैट इज 2.5, ओके? समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर रेज्ड ऑन कंसेंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े, कौन कौन से ऑर्डर हैं? 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर। इनको आपके एग्जांपल्स एक दो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है? अब हम इसमें बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस हैं आपके, मैं क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, फिर एक साथ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू k a रेज़ टू पावर हाफ b रेज़ टू पावर 3/2। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं ये दोनों, कंसेंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा आपका? हाफ प्लस 3/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। इस इक्वेशन का आंसर कितना है आपका? ऑर्डर इज 2। नेक्स्ट इज रेट इज इक्वल टू k 3/2 and b raised to the power minus half, that is in terms of a की टर्म्स में ऑर्डर कितना है? 3/2, b की टर्म्स में ऑर्डर कितना है? -1। इन दोनों को सम कर दो, आपको ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा 3/2 -1, तो कितना आ जाएगा? हाफ। भाई 1.5 -1 कितना आएगा? हाफ, 0.5, that is, so this is half order reaction, okay? इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए रेट, एक इक्वेशन है उसके लिए रेट इज इक्वल टू k N2O5, सिर्फ इतना, तो ऑर्डर कितना है? पावर कुछ नहीं है, 1 है, ऑर्डर इज 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंटरेस्टिंग है काफी। रेट इज इक्वल टू k NO2 माइनस I माइनस H प्लस k। आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन में जो रेट है रिएक्शन का वो इन रिएक्टेंट्स की इस पार्ट तक डिपेंड करता है, इन कंसंट्रेशन टर्म्स तक डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन में देखिए रेट इज इक्वल टू k NO माइनस NO2 माइनस, ये माइनस इसका चार्ज है, ठीक है, नाइट्राइट आयन का, I माइनस
एंड H प्लस का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर कितने 2। बेटा पावर -1 नहीं है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगी उसको ऑर्डर में काउंट करते हैं। ये अंदर तो सिर्फ 4 शो कर रहा है स्पीशीज का, ये स्पीशीज है आपकी, इन स्पीशीज की जो पावर होगी वो ब्रैकेट के बाहर होगी। तो ऑर्डर कितना हुआ, काउंट करिए, 2 + 1 + 1 दैट इज 4। सो ऑर्डर कितना है इस रिएक्शन में, 4। अभी देखिए कुछ अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स को चेंज करते हैं तो रेट कैसे चेंज होगा। सपोज आपके पास फर्स्ट कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल। इस इक्वेशन में H प्लस को डबल कर दिया गया और बाकी दोनों को सेम रखा। सो R इज इक्वल टू, देखो रेट क्या है आपका, R इज इक्वल टू K NO2 माइनस I माइनस H प्लस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे रेट चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में H प्लस को कर दिया डबल, दैट इज H प्लस, पहले H प्लस था, कितना हो गया 2H प्लस। सो 2H प्लस का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर करिए कितना आएगा 4, तो 4 को आगे ले आइए, R डैश इज इक्वल टू 4K, ये तो ऐसे रहेगा NO2 माइनस I माइनस एंड H प्लस का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R, यानी कि अगर आप H प्लस की कंसंट्रेशन डबल करते हैं देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट बेटा एकदम खुद से ट्राई करिए आप। कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस एंड H प्लस कांस्टेंट, दैट इज R इज इक्वल टू K, ये तो हमें लिखा हुआ है R डैश इज इक्वल टू K NO2 एज सच है, कांस्टेंट है, I माइनस को इनिशियल से हाफ कर दिया, ये हो गया। H प्लस भी कांस्टेंट है, तो हाफ को आगे ले आए, तो R डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ K NO2 माइनस I माइनस एंड H प्लस स्क्वायर। ये क्या है, किसके इक्वल है, इनिशियल रेट के। सो न्यू रेट विल बी द हाफ ऑफ इनिशियल रेट, तो नया रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब थर्ड जो पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज ट्रिपल्ड, इसे कोशिश करके देखिए, बहुत इजी है। R डैश इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू दिस वन, R डैश इक्वल टू K 3 टाइम्स ऑफ NO2, न्यू कंसंट्रेशन इज 3 टाइम्स, I माइनस इज आल्सो 3 टाइम्स एंड H प्लस इज आल्सो 3 टाइम्स। तो 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 3 इंटू 3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9, और बाकी सब ऐसे आएगा आपके पास K NO2 माइनस I माइनस H प्लस का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 27 to 3 दैट इज 81। सो न्यू रेट विल बी 81 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट, इनिशियल रेट। सो न्यू रेट विल बी 81 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ओके, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इजी है बहुत ज्यादा। अब एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, a rate of gaseous reaction is halved when the volume of vessel is double, that is, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, so solution of 1। आपके पास एक रेट ऑफ रिएक्शन है, एक केमिकल इक्वेशन है इन विच गैसेस कंपोनेंट्स आर टेकन। आपका क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, हाफ हो गया इनिशियल रेट से। कब, जब वॉल्यूम को डबल किया गया, इनिशियल वॉल्यूम का डबल कर दिया गया वॉल्यूम फाइनल। तो देखो वॉल्यूम टर्म्स में तो पढ़ाया नहीं है, बट आपको पता है कि गैसियस जो रिएक्शन है या वॉल्यूम जो है C इज इक्वल टू N/V होता है ना, C इज इक्वल टू N/V, दैट इज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को डबल किया गया है तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। दैट इज अगर आपने वॉल्यूम को डबल किया ऑफ इनिशियल वॉल्यूम देन कंसंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन को हाफ किया गया रेट भी हाफ हो गया, तो कौन सा ऑर्डर है, इसको हाफ किया ये भी हाफ हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सिंस r इज इक्वल टू k e की पावर l, ओके, ये कितना हो गया आपका, हाफ हो गया। कब, जब आपके कंसंट्रेशन को क्या किया गया, हाफ किया गया। तो यहाँ कितनी पावर आनी चाहिए बताओ, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिएक्टेंट A एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिएक्टेंट B। दैट इज आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें दो एक के पास रिएक्टेंट यूज किए गए हैं A एंड B। जब रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंटली, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, दैट इज A की पावर कितनी आएगी 1 एंड सेकंड ऑर्डर विद रिएक्टेंट B, सो B स्क्वायर। ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ 2 + 1 दैट इज 3। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना है 3। अब क्या किया गया, कुछ देर बाद दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, तो रेट कितना होगा, दैट इज r डैश इज इक्वल टू k 3a एंड 3b का होल स्क्वायर। इसे बाहर ले आओ, r डैश इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये आ जाएगा बाहर 9 k a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू द पावर स्क्वायर। ये तो क्या हुआ, इनिशियल रेट के बराबर 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 r। समझ में आ गया। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट याद है बेटा, अभी भी पढ़ा था आपने, रेट कांस्टेंट, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन k इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। आपके पास a चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, and rate law expression for this chemical equation is r is equal to k a raised to power n. K is rate constant. Here k is rate constant. अब अगर हमें इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, देखिए रेट क्या होता है आपके पास इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट dA/dt, है ना, दैट इज concentration upon time by change in concentration upon time is equals to k a raised to the power n, ठीक है। दैट इज आप इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दीजिए। रेट कैन आल्सो बी रिटन डाउन एज दिस इन दिस फॉर्म एंड इन दिस फॉर्म, ये दोनों इक्वेट करेंगे। सो माइनस dA/dt is equals to k a raised to the power n and n is the order of reaction। तो आपके पास देखिए, आप इनको फाइनली क्या लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ डी इज कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ टाइम इज दिस इज टाइम, के दिस इज कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर n, है ना। ये तो क्या, इनकी जस्ट हमने फॉर्म लिखी है, दिस इज कंसंट्रेशन dt इज चेंज इन टाइम दैट इज टाइम, दिस इज कंसंट्रेशन हैविंग पावर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो k कितना हो गया यहाँ से, k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसे यहाँ ले जाइए, कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n, दिस इज पावर 1 दिस इज पावर n, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 माइनस n, एंड टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम -1। ये आपके पास आ गई है जनरल फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर -1 माइनस n एंड टाइम 1 माइनस, that is time raised to power minus time inverse, ठीक है। कहाँ से आया ये आपने सिंपल देख लिया। अब देखिए अगर आपको निकालनी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आप सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता चल गया है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ k। So for zero order reaction, R is equals to K A raised to the power 0. This is zero order reaction. So K की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, टाइम -1। सपोज हम टाइम मेजर कर रहे हैं सेकंड में, आप मिनट में भी कर सकते हैं, आवर्स में भी कर सकते हैं, किसी में भी आ सकता है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो 1 माइनस 0, ऑर्डर कितना है 0, सो k इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज 1,
So concentration raised to power 1 time inverse. Concentration क्या होती है? N by V. Concentration is equal to N by V. That is mole per liter. तो आप वैल्यूज पुट कर दो. K is mole per liter. Time in second. So mole per liter per second is a unit of rate constant for zero order reaction. For first order reaction, इसे सॉल्व करिए. सपोज आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट इज R इज इक्वल टू K A रेज़ टू द पावर 1. इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अगेन K इज कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स. 1 माइनस n इज 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. 1 माइनस 1 दैट इज 0. सो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 0. दैट इज, ये तो रहा ही नहीं, 1 हो गया. सो टाइम इनवर्स दैट इज सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स और पर आवर. अगर आपको K की यूनिट दिखे पर सेकेंड, पर मिनट या फिर पर आवर, तो समझिए वो किस रिएक्शन के लिए है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ध्यान से देखो, जीरो ऑर्डर के लिए K कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. देखो पावर 0 आ रही है. ठीक है, चलिए अब इसी को प्रोसीड करिए. फॉर सेकंड ऑर्डर निकालिए. फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर दैट इज R इज इक्वल टू K A रेज़ टू पावर 2 और R is equals to K A raised to power 1 E raised to power 1. In both cases order is 2. 1 plus 1 is 2 or simple 2. So n की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2. So concentration raised to the power 1 minus n time inverse. 1 minus n that is 1 minus 2 equals to minus 1. So mole per liter की पावर कितनी? minus 1. Second inverse. So this is mole inverse liter second inverse. This is the unit for second order reaction, and you can also calculate for third order reaction. थर्ड ऑर्डर के लिए इसी तरह कैलकुलेट करने ना. यूनिट आएगी मोल. देखिए थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 minus 3. दिस इज -2. सो मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. In this way you can calculate the value of or the unit of rate constant for any order of reaction. आपके पास सपोज कोई रिएक्शन गिवन है हैविंग फ्रैक्शनल ऑर्डर, आप यहाँ जस्ट पुट कीजिए, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. सो लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा आपने एंड रेट कांस्टेंट. दोनों में डिफरेंट क्या है? सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा एंड रेट कांस्टेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? Rate of reaction and rate constant. Rate of reaction क्या है? It is the change in concentration of reactant, change in concentration of reactant or product with time. यही तो था rate of reaction. That is आप क्या लिखते थे? R is equals to suppose A changes to B minus dA by dt. Change in concentration. T stands for change. Small change है तो हम instantaneous rate निकालते हैं, large change है तो हम average rate निकालते हैं. With time, this is called rate. और rate constant कहाँ से आया? Rate law expression आप लिखते थे R is equals to K A raised to power x B raised to power y. This is rate law expression. अगर rate law expression में concentration of all the reactants कितना होगा? 1 यूनिटी. तो R किसके बराबर हो जाएगा? K. That is it is equal to the rate of reaction when concentration of all the reactants are taken as unity. In rate law expression.
अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? यस, ये तो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी देखिए कर रहा है. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बट रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपकी डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन कंसंट्रेशन. याद रखना, कुछ भी बदल जाए, दुनिया बदले, हमारा केक कब बदलेगा? जब टेम्परेचर बदलेगा, बस. एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. ओके, अब यूनिट बताइए. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट तो फिक्स है बच्चे. चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम. It is always mole per liter per second, and if gaseous reactants are taken atm per second or ml per second, bar per second, depend कर रहा है. But rate constant की जो यूनिट होती है, it varies with order of reaction and it depends on the order of reaction. For different order, there is different value of rate constant. So this is enough for today's class. I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. एक बार रिवाइज करा देते हैं. क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग किससे की थी बताओ? हमने की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट. कुछ रिएक्टेंट ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लो. डिपेंड करता है उनको बॉन्ड ब्रेक करने में, बॉन्ड फॉर्म करने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी या आपको चाहिएगी. ओके, सेकंड इज कंसंट्रेशन, जिसको हमने डिटेल में आज स्टडी किया. थर्ड इज टेम्परेचर. ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स डबल. नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट की प्रेजेंस एंड सरफेस एरिया एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो हमने डिटेल में आज स्टडी किया है कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, सो आर प्रोपोर्शनल टू a raised to the power x, b raised to the power y. यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैविंग सम पावर. सो ये जो ऑर्डर है जो आपको इन पावर को ऐड करने से मिला, x और y को ऐड करने से मिला, these may or may not be equal to stoichiometric coefficient, these values. ये ऑर्डर इनडायरेक्टली बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन टर्म्स पे, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर. सो हमने एग्जांपल पढ़ी जीरो ऑर्डर के. क्या था? जो आपका अमोनिया का डिकम्पोजिशन था ऑन हॉट प्लेट, प्लेटिनम सल्फेट एट हायर प्रेशर. नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस. ये सब था जीरो ऑर्डर रिएक्शन. देन फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स पढ़े. NH4NO2 का डिकम्पोजिशन, H2O2 का डिकम्पोजिशन, N2O5 का डिकम्पोजिशन एंड रेडियो एक्टिव डिके. देन कुछ सेकंड ऑर्डर के इक्वेशंस पढ़े. ठीक है, देन कुछ हमारा ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है. फ्रैक्शनल ऑर्डर के एग्जांपल्स पढ़े. H2 + Br2 gives HBr. ठीक है, CO + CO2 gives Cl2. These are fractional order reactions. देन हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यूज निकाली, उसकी यूनिट कैसी होती है, एंड हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स अफेक्टेड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन. सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.